हेलो फ्रेंड्स। सो अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो और इजराइल के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च इजराइल वीज़ा फ्रॉम इंडिया। सो द फर्स्ट वन इज हियर इजराइल वीज़ा, राइट। Then go to the Israel visa center. Here is the front end. Okay, so in this portal you can see some important information regarding द वीज़ा फ्री, द एप्लीकेशन, द वीज़ा प्रोसेस। ठीक है, तो ये वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, वो सब मैंने पहले बता चुका हूँ और एक वीडियो में। इस वीडियो में बस हम इजराइल के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। तो जस्ट गो टू दिस मेनू वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड हियर इट इज़ A2 स्टूडेंट वीज़ा। और अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, कोई स्टूडेंट आप है यहाँ पे जो PhD पोस्ट कर रहे हैं, तो उनके अगर स्पाउस इधर आ रहा है तो उनके लिए डिपेंडेंट वीज़ा है, या फिर कोई भी जॉब कर रहा है तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए A2 वीज़ा, राइट। सो हियर देयर आर 3 सेंटर्स इन इंडिया फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। वन इज़ दिल्ली, अनदर इज बेंगलुरु, अनदर इज मुंबई। सो आप देख लेना आपके लिए, आपके जो स्टेट है वो इनमें से कौन सी लोकेशन के लिए आप एलिजिबल हो। सो सपोज यू आर एलिजिबल फॉर दिल्ली, राइट, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल और फ्रॉम उड़ीसा, so just click in Delhi and go to the application form. So basically the visa application is quite simple. It's not tough like Japan or USA, right? So just कुछ बेसिक 5-10 इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ का साइज़ दिया हुआ है, तो जब आप फिलअप करने जाओगे उससे पहले आपका ये फ़ोटोग्राफ रेडी होना चाहिए। इस 5.5 इंटू 5.5 साइज का फ़ोटोग्राफ, जिसमें आपका हेड जो सर जो है वो फ़ोटो का 85% आपका कवर होना चाहिए। और वैसे पता रहता है इन जनरल जो फ़ोटो स्टूडियो वाले को कि आप अगर उनको बोल देंगे कि मुझे वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए तो वो कर देते हैं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से देख लेना कि आपका फेस जो है वो फ़ोटो का 85% आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। तो और फ़ोटो का हार्ड कॉपी भी आपको लेना है, क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालोगे वो हार्ड कॉपी आप उनको सेंड करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे बस आपका फ़ोटो डाल देना। अभी आ जाइए एप्लीकेशन फॉर्म पे। प्रीवियस फैमिली नेम, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका, अगर आप मैरिड होने के बाद आपका सरनेम चेंज किया गया है तभी ये आपको फिलअप करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। तो देन मदर्स नेम, बस ये तो सिंपल सा चीज़ है, और फादर्स नेम, राइट। देन गिवन नेम एज पर योर पासपोर्ट, ये यहाँ पे आपका नाम फिलअप कर देना है, राइट, विथ सरनेम के लिए सेकेंड वाला है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपका मिडिल नेम भी है तो आप वो फर्स्ट नेम के साथ फिलअप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका, राइट। तो ये हो गया आपके नाम और आपके मदर के नाम और फादर्स के नाम। फिर प्रीवियस नेशनलिटी अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना, और प्रेजेंट नेशनलिटी ऑब्वियसली यू आर इंडियन। ऑक्यूपेशन, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो डाल देना जॉब के लिए बारे में। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ तो ही चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ कहीं पे भी आप अगर हो जहाँ आपका, और स्टेट के साथ डाल देना। देन टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सी तरीके के पासपोर्ट है। तो इन जनरल अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास बस ये नेशनल पासपोर्ट ही रहता है। ऑफिशियल पासपोर्ट ये सब डिप्लोमेटिक लोग के लिए होता है, राइट। यहाँ पे आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना दिन है, कहाँ तक वैलिड है और कब इशू किया गया था, ये सब आपको पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे इन जनरल मिल जाता है। और कहाँ कौन सी सेंटर पे, कौन सी स्टेट जगह पे आपका इशू किया गया था, और पासपोर्ट का नंबर आपका क्या क्या है, ठीक है। ये सब तो इजी चीज़ रहता है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो, सिंगल हो, विडो हो, डाइवोर्स्ड हो, राइट।
अगर आप मैरिड हो तो आपका पासपोर्ट में भी वो मैरिज वाले मेंशन रहना चाहिए, राइट। तो सपोज यू आर सिंगल, फिर आपका जेंडर, ये तो इजी चीज़ है। अगर ये जो चीज़ है, इफ़ यू होल्ड दिस इशूड बाय स्टेट ऑफ योर परमानेंट रेसिडेंट, इसको छोड़ देना है। देन व्हाई यू आर कमिंग टू इजराइल, अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर वो PDF जैसे कि PhD के लिए आ रहे हो तो फॉर PhD रिसर्च, राइट। तो ये तो अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो मास्टर्स लिख देना, ये तो इजी चीज़ है। फिर आपका एड्रेस क्या है इंडियन पे, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल, सिटी, कंट्री, ये सब तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, राइट। फिर कंट्रीज ऑफ ट्रांजिट एज पर योर फ्लाइट टिकट, तो ये वाले जो पोर्शन है ये थोड़ा सा, ये सारे फॉर्म है, ये एक ही रो जो है जो थोड़ा सा दिक्कत देता है जो फर्स्ट टाइम कहीं फॉरेन जा रहे हैं या फिर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो फिर आप एक चीज़ याद रख लो, जब सब इजराइल के वीज़ा के लिए आपको कन्फर्म टिकट नहीं चाहिए होता है फ्लाइट का। ऐसे भी कोई कहीं पे भी जाओ, अगर उन्होंने कन्फर्म टिकट नहीं मांगा होता है तो आपको नहीं करना चाहिए कन्फर्म टिकट, क्योंकि आपको पता नहीं आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका प्रोग्राम भी डिले हो सकता है, जाने का प्रोग्राम। तो ये जो है ये एक टेंटेटिव है। तो इन जनरल अगर आप फ़्लाइट लेते हो दिल्ली से या बॉम्बे से लेते हो, दिल्ली से इजराइल एक ही फ़्लाइट जो है हमारा एयर इंडिया, वो सीधा सीधा आता है, नहीं तो बाकी सारे फ़्लाइट जो है या तो अबू धाबी नहीं तो दुबई पे उनका ट्रांजिट रहता है। तो कंट्रीज़ जो है, अगर आपने अभी तक डोमी टिकट बुक नहीं किए हो तो आप डोमी टिकट बुक करके भी अगर सीधा सीधा UAE डाल सकते, डोमी टिकट बुक करके आप डाल सकते हो। नहीं तो अगर ऐसे अजरबैजान एयरलाइंस भी है और आपका इथियोपियन एयरलाइंस भी है जो आता है इधर। तो ऐसे 3-4 कंट्रीज है, तो इसमें से आप जिस फ्लाइट में आने के लिए सोच रहे हो उसी कंट्री का नाम डाल देना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको अगर जब अभी तो आप डोमी टिकट लिए हो सकता है कि आप जब मेन टिकट बुक करो तब तक शायद आपको कोई दूसरे फ़्लाइट मिल जाए अच्छे दाम पे। तो ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि यहाँ पे आप जिस कंट्री का नाम डाले हो उसी फ़्लाइट में भी आओ, ठीक है। और रिक्वेस्ट ड्यूरेशन स्टे इन इजराइल वो डाल देना। अच्छा, ये जो है एंटिसिपेटेड डेट, ये बस एंटिसिपेटेड है, ऑब्वियसली आप ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर प्लेस एंट्री टू इजराइल, अगर आप फ्लाइट पे आ रहे हो तो एक ही एयरपोर्ट यहाँ पे है, तेल अवीव एयरपोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव, यही एक ही है इजराइल को एंट्री करने के लिए अगर फ्लाइट पे आ रहे हो तो। फिर एड्रेस ऑफ स्टेइंग इन इजराइल, आप अगर हॉस्टल में रहने वाले हो तो हॉस्टल का नाम दे देना, या फिर अगर हॉस्टल का कॉन्फर्मेशन नहीं है तो फिर बाहर जिस 1 महीने के लिए आप तो होटल बुक करना पड़ेगा आपको, जो लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे, जो फिर शॉर्ट स्टे के लिए आ रहे कोई कॉन्फ्रेंस पे या फिर किसी दूसरे रिसर्च के लिए जो 2-3 महीने के लिए आ रहे, जो अगर आपका जहीं पे भी कॉन्फर्मेशन होगा उसका नाम दे देना। अगर ऐसे आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि आप कहाँ पे रहने वाले हो तो फिर बेटर यही है कि आप booking.com या फिर कोई ऐसे वेबसाइट से 1 महीना का आप एक होटल बुक कर लो, वहाँ पे कुछ पैसा देना नहीं पड़ता है, बस फिर उसी होटल का नाम यहाँ पे डाल दो। वो आप जब आपका वीज़ा आ जाएगा आप कहीं पे भी जाके रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस इन जनरल आइडिया के लिए रहता है। फिर कैटेगरी ऑफ रेसिडेंट परमिट, विजिटर, टेम्पोररी रेसिडेंट, अगर आप मास्टर्स PhD और पोस्ट डॉक इसके लिए आ रहे हो तो आप टेम्पोररी रेसिडेंट में जाते हो, राइट। विजिटर जो है वो घूमने आ रहे हैं, जैसे कि 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ठीक है। फिर अगर आपका कोई प्रीवियस स्टे का हिस्ट्री है तो वो डेट्स डाल देना है, नहीं तो उसको ऐसे छोड़ देना है। अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस का डिटेल्स यहाँ पे डाल के, वो अगर आपके साथ ट्रैवल कर रही है तो यस, अगर ट्रैवल नहीं कर रही है तो नो, राइट। अगर स्पाउस नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल लिख देना या फिर ऐसे ही छोड़ देना। आपके बच्चे हैं तो उनके डिटेल्स भर देना है, अगर
यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर रहता है तो उनका एड्रेस आप दे सकते हो। अगर आप उनके पास आके यहाँ पे रहने वाले हो तो दे सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसको भी छोड़ देना बेहतर है। ठीक है, अगर एजेंसी के माध्यम से आप आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे जो लोग जॉब करने इन जनरल आते हैं वो एजेंसी के थ्रू आते हैं, तो वो ये इनके लिए है, नहीं तो जो स्टूडेंट है वो उनके लिए भी कोई काम नहीं। फिर जो आईडी प्रूफ आप अटैचमेंट यहाँ पे देने वाले हो, वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड हो, जो पैन कार्ड हो, दे सकते हो। उसका नाम नंबर फिर यहाँ पे डाल देना और इसको अटैचमेंट कर देना। फिर एप्लीकेंट नेम और डेट, जो आज के डेट जिस डेट पे आप फिलअप कर रहे हो और जहाँ से आप फिलअप कर रहे हो। तो ये काफ़ी इजी चीज़ है। बस एक ही चीज़ जो दिक्कत करने वाले हैं आपको, जो प्रॉब्लमेटिक इन जनरल लगता है कि आप कौन सी कंट्री पे ट्रांजिट करने वाले हो, तो वो आप छोड़ भी सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर पहले से अगर आपको तो डोमी टिकट चाहिए, तो फिर आप अगर जो भी वेबसाइट से आप डोमी टिकट बुक करने वाले हो, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया या फिर आपका फ्लाई एमिरेट्स हो गया, तो फिर आप एक बार वहाँ पे चेक कर लेना कि उस साइट में कौन सी फ़्लाइट का डोमी टिकट अवेलेबल है। तो वो फ़्लाइट मान लीजिए कि वहाँ पे आपका एथिहाद एयरलाइंस का डोमी टिकट अवेलेबल है। तो एथिहाद एयरलाइंस जो है वो दिल्ली से आता है या फिर कोलकाता से या फिर मुंबई से, तीनों जगह से आता है, लेकिन उनका जो स्टॉपेज हॉल्ट होता है वो अबू धाबी एयरपोर्ट पे होता है। तो फिर आप यूएई लिख देना। अगर वहाँ पे आपका अजरबैजान एयरलाइंस का फ़्लाइट अवेलेबल है तो फिर वो बाकू पे वो उसका ट्रांजिट होता है, तो फिर ट्रांजिट कंट्री में अजरबैजान डाल देना। या फिर अगर आपको वहाँ पे सीधा सीधा एयर इंडिया का टिकट दिख रहा है अवेलेबल है, इन जनरल एयर इंडिया काफ़ी टाइम यहाँ पे सस्पेंड रहता है, लेकिन अगर आपको दिख गया कि एयर इंडिया का डोमी टिकट भी अवेलेबल है वो मेक माई ट्रिप पे या फिर कोई दूसरे वेबसाइट से जहाँ से आप डोमी टिकट बुक कर रहे हो, तो फिर आपको ट्रांजिट कंट्री पे कुछ नहीं डालना है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप ये फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ उनको मेल करना रहता है, जो आपका IVF वालों को जो वीज़ा के प्रोसेस कराएंगे। तो फिर जो उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे 15-16 डॉक्यूमेंट को एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फिर आप वहाँ पे आपका जो और एक डॉक्यूमेंट ये होता है कि आपका डोमी टिकट चाहिए। तो फिर कोशिश करना कि डोमी टिकट जो है इन जनरल आपका जब से आपका अपॉइंटमेंट रहता है उसी से 3-4 दिन या 7 दिन शायद आपका डोमी टिकट का वैलिडिटी रहता है। तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है कि एक बार डोमी टिकट आप कर लिए तो फिर आपको मतलब जब आपका अपॉइंटमेंट होगा उसी से 7 दिन पहले ही आप डोमी टिकट ले जाना। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि जब आप उनको मेल करना है तब आप अगर डोमी टिकट ले भी जाते हो तो भी कोई बात नहीं, उसी डोमी टिकट का प्रिंट निकाल के आप जाके सबमिट कर सकते हो। उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है डोमी टिकट के बारे में, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है उस पोजीशन पे। अगर और भी कोई डाउट है आपका एप्लीकेशन पे तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।